तो मैं पहले छूट दूंगा 20% जब छूट दूंगा तो कितना होगा 100 का 20% होता है 20 तो 100 में से 20 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 80 तो भाई पहले छूट देने के बाद विक्रय मूल्य आ गया अपना एसपी 80 आ गया भाई। अब 80 का भाई उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6a स्क्वायर और इन्होंने इसी का अनुपात दे रखा है। तो यहां देखेंगे भाई 6a अनुपात जो दे रखा है इन्होंने रखा 49/81 ठीक है। अब अपने को भाई होगा तो इन चारों संख्याओं का जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है 64.5। अब यहां देखो क्रमागत बोला है 64.5 है ना तो 64.5 से पहले एक संख्या 64 रही होगी 100 में से 92% भाई महिला और पुरुष है बाकी जो बचे वो 8% वो क्या है वो बच्चे हैं। तो बस क्या करना है भाई बच्चों की कुल संख्या कैसे निकालेंगे कुल का 8% निकाल दो आपके बच्चे आ जाएंगे। वो कैसे निकालेंगे देखो 500 का आप 8 cp बटे 100 यानी 100 में से लॉस परसेंट माइनस करके भाई cp की गुणा करनी है बटे 100 करना है। कैसे करेंगे भाई सबसे पहले तो भाई हम यहां देखेंगे 100 का 15% निकालो कितना होगा भाई 15 होगा। तो जब 100 में से हम 15 माइनस करेंगे कितना आएगा 85। तो बस यही आपने उसमें फॉर्मूला में दे रखा है। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल दीपांशु मैथ। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूं बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस आज का हमारा वीडियो टॉप 100 प्लस क्वेश्चन सीरीज फॉर एसएससी एमटीएस 2023 का पार्ट होने वाला है। देखिए गाइस इससे पहले एक पार्ट ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं जिसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए थे। ये वो क्वेश्चन थे जो कि पिछले साल 2021-22 में एसएससी एमटीएस के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में कराए थे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो गाइस यार वीडियो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और मजेदार भी होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज की दूसरी वीडियो को और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है सो गाइस चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है एक कार्यक्रम में 500 अतिथि हैं जिनमें से 28% वयस्क पुरुष हैं 64% वयस्क महिला और शेष बच्चे हैं। कार्यक्रम में बच्चों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। सो गाइस क्वेश्चन को 102 बार जरूर पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है क्या करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बड़े ही आसान तरीके से मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं। देखिए कार्यक्रम में कुल अतिथि जो है वो 500 है। ठीक है कार्यक्रम में जो कुल अतिथि हैं वो 500 हैं जिनमें से वयस्क पुरुष का जो इन्होंने परसेंटेज दे रखा है वयस्क जो पुरुष है वो 28% है। ठीक है बाकी जो वयस्क महिलाएं हैं वयस्क जो महिलाएं हैं वो 64% है। बाकी शेष बच्चे हैं। तो कार्यक्रम में बच्चों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। भाई कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, हमें सबको पता ही है। यहां देखेंगे पुरुष और महिलाओं को अगर मैं जोड़ूं तो कितना होगा 8 4 होते हैं 12 का 2 हासिल 1 6 2 8 और 1 9 यानी 92% तो भाई पुरुष और महिला हैं। बाकी जो बचे हैं वो शेष बच्चे हैं। तो शेष बच्चे कितने हैं यहां देखेंगे शेष बच्चे जो निकाले हैंगे हम भाई 100 में से 92% तो भाई महिलाएं और पुरुष हैं। बाकी जो बचे कितने 8% यही बच्चे हैं। तो बस क्या करना है भाई कुल का 8% निकाल तो आपके बच्चों की संख्या आ जाएगी। कैसे निकालेंगे यहां देखेंगे भाई 500 का 8% निकाल दो आपके बच्चे आ जाएंगे। ठीक है तो परसेंटेज से 2 जीरो कट गई 8 पंजे हो गए 40 ही आपके बच्चे हैं, 40 ही आपका आंसर है। ऑप्शन में जो भी 40 हो वही आपका आंसर है। कुछ कह रहे होंगे कि भाई ये परसेंटेज से 2 जीरो कैसे काट दी, भाई ऐसे काट दी भाई जब परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो भाई 100 का भाग करते हैं इस तरह से, तो 2 जीरो से इस तरह से 2 जीरो कट गई, बाकी हो गया 8 पंजे 40। देखिए पहला क्वेश्चन था कितना इजी था कितना आसान था, बड़े ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया। बस सॉल्यूशन इतना सही है, बाकी ये तो भाई क्वेश्चन का डाटा है। ठीक है चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ता हूं आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है एक व्यक्ति एक खिलौना 400 रुपए में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है। भाई खिलौने का विक्रय मूल्य आपसे पूछा है, भाई करने का प्रयास जरूर करें, क्वेश्चन को 102 बार जरूर पढ़ें। एसपी पूछा है। ठीक है क्रय मूल्य देके हानि देके भाई एसपी निकालना है। वो कैसे निकालेंगे देखो मैं बताता हूं। इस क्वेश्चन को करने के भाई 2 तरीके हैं अपने पास, मैं दोनों तरीके बताऊंगा भाई, छोटे छोटे से तरीके हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जो भी आपको अच्छा लगे भाई उससे आप कर सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है एक व्यक्ति एक खिलौना 400 रुपए में खरीद के लाया का मतलब यानी खिलौने का जो क्रय मूल्य है वो 400 है। ठीक है इन्होंने दे रखा है खिलौने का जो क्रय मूल्य है वो 400 है। बाकी हानि परसेंट हुई है इसको यानी 15% की इसने हानि पर इसको बेच दिया, 15% की हानि पर उसको बेच दिया। तो भाई इसका एसपी कितना होगा यानी विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के अपने पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है अपने पास फॉर्मूले से। भाई जो एसपी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है LOSS लॉस परसेंट इंटू CP बटे 100 यानी 100 में से लॉस परसेंट माइनस करके भाई CP की गुणा करनी है बटे 100 करना है। कैसे करेंगे भाई सबसे पहले तो भाई हम यहाँ देखेंगे 100 का 15% निकालो कितना होगा भाई 15 ही होगा। तो जब 100 में से हम 15 माइनस करेंगे कितना आएगा 85। तो बस यही आपने उसमें फॉर्मूले में दे रखा है। तो भाई 85 गुणा भाई CP कितना है 400 और बटे में करना है 100। ठीक है बस 2 जीरो से 2 जीरो ये करके 85 गुणा 4 में कर लो कितना आएगा 5 चौक 20 की 0 हासिल 2 8 चौक 32 33 34 यानी 340 उसका एसपी आ गया। ठीक है अब भाई दूसरा तरीका देख लो, सिंपल तरीका है। यहाँ देखो भाई मैंने पहले बताया था कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। यहाँ देखेंगे भाई इन्होंने क्रय मूल्य दे रखा है 400। ठीक है हम अपना अगर क्रय मूल्य माने अगर 100 की वैल्यू दे रखी है यानी 100 क्रय मूल्य इन्होंने दे रखा है 400। ठीक है 100 की वैल्यू दे रखी है 400, 15% की हानि हो रही है। तो 15% की हानि का मतलब है 100 पे 15% की हानि कितनी होगी भाई 85 यानी हमने पहले ही निकाला है। तो बस जब 100 का मान दे रखा है इन्होंने 400 तो हम 1 का मान निकालेंगे। अपने को कितने का मान चाहिए भाई 85 का मान चाहिए। बस 85 की यहाँ गुणा कर दो आपका आंसर आ जाएगा। 85 की अभी हमने 4 में गुणा करी थी कितना आया था भाई 340
यही आपका एसपी आ गया। ठीक है, ये भी एसपी है, ये भी एसपी है। आपको जो तरीका अच्छा लगा आप उससे कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल और आसान तरीका है और क्वेश्चन भी भाई बहुत छोटा सा है, जो कि पूछा भी गया एग्जाम में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं तीसरा क्वेश्चन पढ़ता हूं, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से। देखिए क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन है S1 और S2 परस्पर एक कार्य को 18 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। S2 और S3 परस्पर उसी कार्य को 27 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। S3 और S1 परस्पर उसे 54 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। तो तीनों परस्पर कार्य करते हुए कार्य का 50% कितने दिनों में पूर्ण कर सकते हैं? देखिए थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है भाई पढ़ने में, लेकिन इतना भाई करने में इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, आप 1 से 2 बार क्वेश्चन को जरूर पढ़ें, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, इसको भी बड़े इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। ठीक है, टाइमिंग वर्क का क्वेश्चन है, आपने इस तरह का क्वेश्चन करा भी होगा, कोई नहीं। देखो ये कह रहे हैं कि भाई तीसरा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भाई S1 और S2 परस्पर एक कार्य को करने में 18 दिन लेते हैं और S3 और S2 इसी कार्य को करने में भाई 27 दिन लेते हैं, और जबकि S3 है और S1 इसी कार्य को करने में भाई 54 दिन लेते हैं। तो तीनों परस्पर कार्य करते हुए कार्य का 50% कितने दिनों में पूर्ण करेंगे? है दिन की बात पूछी है, नहीं दिनों की संख्या पूछी है। तो भाई दिन बराबर क्या होता है, सबको पता ही होगा। दिन बराबर होता है काम बटे क्षमता। तो अब यहाँ देखेंगे अपने पास ना तो भाई काम है ना ही क्षमता है, तो हमें यहाँ पे दोनों निकाल ले होंगे तभी अपने पास दिन आएंगे। तो यहाँ काम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले काम निकालेंगे। तो काम निकालने के लिए भाई हमें तीनों संख्याओं का भाई एलसीएम लेना होगा, यानी जो एलसीएम आएगा भाई अपना टोटल काम होगा। तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा? 18, 27, 54 का जो एलसीएम होगा 54 ही होगा, सबको आता ही होगा एलसीएम निकालना। तो इन तीनों का जो एलसीएम आ गया यानी 54 आ गया, नहीं टोटल काम आ गया 54। तो यहाँ देखेंगे भाई अपने पास जो टोटल काम आ गया वो 54 आ गया, यानी 54 अपने पास कुल काम आ गया। अब अपने को चाहिए भाई क्षमता। क्षमता कैसे निकालेंगे भाई? क्षमता निकालने के लिए भाई टोटल काम में भाई हमें दिनों से भाग करना होता है। जब अपने पास क्षमता आ जाती है तो क्षमता निकालेंगे। देखो 18 तिया होते हैं 54, 27 दूनी 54 और 54 एकम 54। तो भाई S1 और S2 की क्षमता आ गई 3, S3 और S2 की क्षमता आ गई 2, S3 और S1 की क्षमता आ गई 1। अब हम यहाँ देखेंगे भाई क्वेश्चन में कहा है कि भाई तीनों परस्पर मिलकर कार्य करना है, यानी तीनों को परस्पर मिलकर कार्य करना है, जबकि यहाँ दोनों को क्षमता दे रखी है, दो की मिलाकर क्षमता दे रखी है। तो हमें तीनों की क्षमता निकालनी है। तीनों की क्षमता कैसे निकालेंगे? यहाँ देखेंगे भाई S1 इधर भी है और S1 इधर भी, यानी 2 S1, S2 इधर भी है, S2 इधर भी, यानी 2 S2, S3 इधर भी और S3 इधर भी है, तो भाई 2 S3। तो यहाँ देखेंगे भाई सब में इन्होंने भाई 2 S2 S1 S3 दे रखे हैं। तो यहाँ देखेंगे कि भाई 2 S1 हैं और 2 S2 हैं और 2 ही S3 हैं। ठीक है, और भाई जब इनको जोड़ेंगे 3 तो 5 और 1 ये हो गया 6। अब यहाँ देखेंगे भाई सब में 2 कॉमन है, तो भाई मैं 2 कॉमन ले लूँ। तो 2 कॉमन लेने के बाद S1 और S2 और S3 ये हो गया बटे बराबर में 6। जब 2 से काटेंगे भाई 3 बार, तो भाई यहाँ देखेंगे S1 S2 और S3 की जो क्षमता आ गई वो 3 आ गई। अब इन्होंने कहा है कि भाई कार्य का 50% भाई कितने दिनों में पूर्ण करेंगे? तो कार्य का 50% निकालने का मतलब है 50% का मतलब है यानी आधा। तो कार्य कितना, यानी 54 का आधा कितना होगा? यहाँ देख लेंगे भाई 54 का आधा हो जाएगा भाई 27। तो बस यहाँ देखेंगे भाई 27 ही काम को भाई 3 से कराना है, तो 3 निम होते हैं 27। तो भाई 9 दिन में भाई कार्य का 50% ये कर लेंगे तीनों परस्पर मिलकर। तो क्वेश्चन इजी है, सिंपल है भाई, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन है, मैं 14 क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। देखिए 14 क्वेश्चन है, एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है और चोर 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। पुलिसकर्मी कितने समय बाद चोर को पकड़ लेगा? तो भाई क्या लगता है पुलिसकर्मी चोर को पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा? पता नहीं भाई, वो तो देखते हैं भाई करने के बाद पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा। कि भाई एक पुलिसकर्मी है और एक चोर है। भाई पुलिस ने भाई चोर को जो देखा है भाई 200 मीटर की दूरी पर देखा है। ठीक है, पुलिसकर्मी जो है भाई 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। ठीक है, और भाई चोर है 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, यानी भाई ये दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, यानी पुलिसकर्मी चोर का पीछा कर रहा है। तो भाई पुलिसकर्मी चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा? तो समय बराबर क्या होता है, सबको पता ही होगा। समय बराबर होता है भाई दूरी बटे चाल। तो यहाँ देखो भाई अपने पास दूरी तो दे रखी है 200 मीटर, तो भाई चाल चाहिए। चाल कैसे चाहिए? यहाँ 2 चालें दे रखी हैं, सबको पता ही होगा भाई जब दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो भाई चालें माइनस होगी। तो यहाँ सापेक्ष चाल कैसे निकालेंगे? तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए भाई चालें माइनस करनी होगी, यानी 9 में से हम 7 घटाएंगे, यानी बड़ी चाल में से हम छोटी चाल घटाएंगे। तो ये आ जाएगा भाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बस क्या करना है भाई, दूरी अपने पास है, चाल आ गई, बस लगाओ और अपना आंसर पाओ। लेकिन इससे पहले भाई एक चीज़ करनी होगी, हम यहाँ देखेंगे भाई दूरी जो मीटर में दे रखी है और चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हमें यहाँ यूनिट बराबर करनी होगी। तो यूनिट बराबर करने के लिए भाई हम चाल को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो कैसे बदलेंगे भाई?
किलोमीटर प्रति से हम मीटर प्रति सेकंड में जाते हैं तो भाई 5/18 के गुणा करते हैं, यानी जब बड़ी यूनिट से हम छोटी यूनिट में जाते हैं तो भाई छोटी संख्या से गुणा। छोटी संख्या कौन सी, यानी 5/18। ये मैंने आपको पहले ही वाली वीडियो में बताया था, एक क्वेश्चन कराया था। जिसको नहीं पता तो भाई वीडियो देख सकता है जाके, ठीक है। तो भाई जब इसको काटेंगे 2 नियम होते हैं 18, तो ये हो गया भाई सापेक्ष चाल आ गई अपने पास, सॉरी इसको हमने चाल को जब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करा तो ये आ गया अपने पास 5/9 मीटर प्रति सेकंड की चाल आ गई। बस क्या करना है, दूरी है भाई लगाओ, दूरी कितनी है 200 मीटर, भाई चाल कितनी है 5/9। बस क्या करना है, ये 9 ऊपर आ जाएगा भाई, इस 9 को मिटाओ भाई, यहाँ रखो 9 को, बस 5 चौक होते हैं 20, हो गया 40 × 9। तो 40 × 9 कितने हो गए, 9 चौक 36 और एक 0, यानी 307। तो भाई ये आ गई सेकंड। अब आप कहेंगे कि भाई सेकंड क्यों आ गई, क्योंकि भाई समय पूछा, समय का मात्रक सेकंड होता है। अब आप ऑप्शन में देखेंगे कि भाई इन्होंने मिनट में आंसर दे रखे हैं, तो मिनट में लाने के लिए क्या करेंगे, बस 6 से भाग कर दो, सॉरी 60 से भाग कर दो। 60 से भाग करेंगे तो भाई 2 1 0 से 1 0 कट गई, 6 चिंग होते हैं 36। तो भाई पुलिसकर्मी इसको भाई 6 मिनट बाद पकड़ लेगा, यही आपका आंसर है। और जो भी ऑप्शन है भाई 6 हो वही आपका आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन बड़ा ही ईजी है, सिंपल है, आसान तरीका है करने का, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं 5वां क्वेश्चन पढ़ता हूँ, चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है 7 सेंटीमीटर की आधार की त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर की तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वाह, कितना सिंपल और आसान क्वेश्चन है भाई, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला पता है तो भाई आप इसका शंकु का वक्र पृष्ठ आराम से निकाल लेंगे। तो जिसको फॉर्मूला पता है भाई वो लगाएगा और आराम से अपना आंसर पाएगा। देखिए ये कह रहे हैं कि भाई 5वां क्वेश्चन है अपना, 5वां क्वेश्चन है एक शंकु की त्रिज्या दे रखी है इन्होंने 7 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या, भाई त्रिज्या को भाई r से डिनोट करते हैं, तो त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर और शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई दे रखी है यानी l दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो भाई शंकु का हमें वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला होता है πr/l। बस कुछ नहीं करना है भाई, आर अपने पास दे रखी है, एल भी दे रखा है, बस लगाओ और आंसर पाओ। भाई पाई का मान नहीं पता भाई, क्वेश्चन में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। पाई का मान होता है भाई 22/7, सॉरी पाई का मान होता है भाई 22/7, ठीक है। आर का मान दे रखा है कितना 7, और भाई एल का मान दे रखा है इन्होंने 8 सेंटीमीटर। तो बस क्या करना है, 7 से 7 कट गया, 22 कितने होते हैं, 8 दूनी 16 का ये हो गया 6, और 8 दूनी 16 और 1 17, यानी 176 सेंटीमीटर भाई इसकी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका आंसर हो गया। जो आपका 176 जिसमें भी ऑप्शन में आंसर हो वही आपका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है भाई, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। फॉर्मुला याद है तो भाई क्वेश्चन करने बड़े ही आसान हो जाते हैं, वरना भाई दिक्कत हो जाती है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ, छठा क्वेश्चन है आपका, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपके स्क्रीन पर आ जाए। चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ, मैं छठा क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। देखिए छठा क्वेश्चन है P1, P2 और P3 का औसत है 50। यदि P1 का मान इस औसत का आधा है तो P2 और P3 का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ने में लग रहा होगा कि भाई अजीब सा क्वेश्चन, लेकिन इसको करने का तरीका बड़ा ही इजी है, आसान है। देखो छठा क्वेश्चन है औसत का, ये कह रहे हैं कि भाई देखो P1 और P2 और P3 का जो औसत है वो 50 है, ठीक है। अब P1 का जो मान है ना, P1 का मान वो इस औसत का आधा है। इन्होंने खुद कहा है कि भाई P1 का जो मान है इस औसत का आधा है, यानी इस औसत का आधा कितना होगा, यानी 50 का आधा कितना होगा, यानी जब हम यहाँ देखेंगे 50 का आधा कितना होगा, यानी 25, तो 50 का आधा हो गया 25, यानी P1 का मान दे दिया इन्होंने 25। तो भाई P2 और P3 का औसत कितना है, तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अगर यहाँ तीनों का योग देखूँ तो P1, P2 और P3 का अगर मैं यहाँ योग देखूँ कितना होगा, यानी 50 × 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 150, यानी योग बराबर क्या होता है एवरेज इंटू एन। तो यहाँ मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, यानी 50 × 3 यानी 150, कोई बात नहीं ऐसे लिखा रहने दो। तो P1 का मान दे रखा है इन्होंने 25, ठीक है, P1 का मान दे रखा है 25, तो यहाँ आ गया P2 और P3 बराबर हो गया 150। अब यहाँ देखेंगे अपने को P2 और P3 का मान चाहिए, तो भाई P2 और P3 तो इधर रहने दो, बाकी 25 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो जब 150 में से हम 25 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 125, तो ठीक है। तो P2 और P3 का तो योग आ गया 125। तो भाई अब इनका भाई हमें औसत ज्ञात करना है, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है यानी पदों की संख्या और पदों का योग, सॉरी पदों की संख्या। तो भाई पदों का योग तो दे रखा है 125, तो पदों की संख्या कितनी, यानी 2 पद है, यानी 1 और 2, यानी पदों की संख्या कितनी होगी 2। बस क्या करना है भाई 125 में भाई 2 का भाग दो, यानी 2 ही तो पदों का योग होगा भाई 125, पदों की संख्या यानी 2, तो बस कितना होगा 125 का आधा, यानी ये हो जाएगा 62.5। यही P1 और P2 का औसत है, यही आपका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन में जो भी 62.5 हो वही आपका आंसर है, ठीक है। समझ गए होंगे भाई, सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इतना बड़ा भी नहीं है। तो गाइस चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। देखिए 7वां क्वेश्चन है, एक वस्तु को बेचते समय 20 और 30% की 2 क्रमागत छूट दी जाती है। वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन है, इन्होंने वस्तु के MRP और SP का अनुपात पूछा है।
दो क्रमागत छूट देके। तो इन्होंने इस तरह से पूछा है भाई एमआरपी और एसपी का अनुपात पूछा है भाई 20% और 30% की दो क्रमागत छूट देके। सबको पता ही होगी भाई छूट दो एमआरपी पर दी जाती है, देखो कैसे निकालेंगे। माना अगर एमआरपी अपना भाई 100 है, ठीक है भाई, छूट दी जाती है भाई एमआरपी पे, तो भाई पहली छूट देने के बाद अगर मैं विक्रय मूल्य देखूं तो बस 100 पे मैं पहली छूट दूंगा, यानी 20% जब छूट दूंगा तो कितने हो गए भाई, 100 का 20% होता है 20, जब 100 में से 20 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 80। तो भाई पहली छूट देने के बाद विक्रय मूल्य आ गया ये अपना एसपी 80 आ गया भाई। अब 80 में भाई फिर 30% की छूट देनी है, तो भाई दूसरी छूट देने के बाद भाई मैं एसपी देखूंगा कितना देखूंगा, तो जब 80 का भाई 30% निकालूंगा, 80 का 30% कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 8 या 24, और भाई जब 80 में से मैं 24 माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 56। तो यही अपना विक्रय मूल्य है। तो भाई दूसरी छूट देने के बाद विक्रय मूल्य आ गया 56। बस इन्होंने यही पूछा है, एमआरपी और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। तो एमआरपी कितना माना था 100, और भाई विक्रय मूल्य कितना आया 56। बस यही आपका आंसर है। छोटा कर लो, अगर ऑप्शन में इस तरह छोटा दे रखा है तो कैसे काटेंगे भाई, इसको 4 से काट लो भाई। 25 चौका होते हैं 100 और 14 चौका होते हैं 56, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई 25 और 14, ये आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, ठीक है। जो भी ऑप्शन में भाई आपका 25 और 14 अनुपात हो वही आपका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया। क्वेश्चन की तरफ 8वां क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। यदि शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। भाई समय पूछा है। देखिए 8वां क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस से है, नाव और धारा के चैप्टर से। देखो शांत जल में जो नाव की चाल दे रखी है इन्होंने, शांत जल में जो नाव की जो चाल है वो है भाई 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और भाई धारा की जो चाल दे रखी है, धारा की जो चाल है वो दे रखी है भाई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई इन्होंने पूछा है कि धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी को पार करने में कितना समय लगेगा। तो भाई दूरी कितनी दे रखी है 80 किलोमीटर, तो भाई समय पूछा है, ठीक है। सबको पता ही होगा भाई समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। तो दूरी तो अपने पास है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 80 किलोमीटर, तो भाई चाल निकालनी है। अब देखो चाल यहाँ 2 दे रखी है भाई, सबको पता होगा भाई धारा की दिशा में कहा है इन्होंने। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी नाव की चाल और भाई धारा की चाल दोनों एक ही दिशा में हो तो भाई चालें जुड़ जाएंगी, और जब नाव की चाल और भाई धारा की चाल भाई विपरीत दिशा में हो तो भाई चालें माइनस हो जाएंगी। तो इन्होंने भाई धारा की दिशा में पूछा है, तो धारा की दिशा में भाई चालें जुड़ जाती हैं। सापेक्ष चाल निकालने के लिए भाई हमें यहाँ क्या करना होगा, जब सापेक्ष चाल निकालेंगे तो भाई हमें नाव की चाल और धारा की चाल को जोड़ना होगा। 14 + 6 करेंगे तो ये आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये भाई इसकी चाल आ गई, सापेक्ष चाल। भाई दूरी कितनी दे रखी है 80 किलोमीटर, और भाई चाल आ गई अपने पास 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बस लगाओ 80/20, तो कितना होगा, 20 चौक होते हैं 80, तो भाई 4 घंटे में भाई ये इसको 80 किलोमीटर की दूरी भाई पार कर लेगी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। बस ये चीज़ याद रखने की आपको कि भाई जब धारा की दिशा में भाई दोनों की चाल भाई एक ही दिशा में हो तो भाई चालें जुड़ जाती हैं, और जब विपरीत दिशा में तो भाई चालें माइनस हो जाती हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, दो घनों के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 49:81 है, उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। सो गाइस देखिए 3D का क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे। 9वां क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है भाई घन के आयतनों का अनुपात पूछा है। तो यहाँ देखेंगे जो घन का आयतन होता है, घन का जो आयतन होता है वो होता है भाई a⁻3, ठीक है। और इन्होंने घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण जो पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6a², और इन्होंने इसी का ही अनुपात दे रखा है। तो यहाँ देखेंगे भाई 6a² अनुपात, 6a² का अनुपात जो दे रखा है इन्होंने दे रखा है 49:81, ठीक है। अब अपने को भाई यहाँ क्या निकालना है, भाई यहाँ देखो हमें अपने को आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए अपने को a चाहिए, तो a की वैल्यू भाई इसमें दे रखी है, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो भाई यहाँ देखो दोनों जगह a सेम है, तो भाई एक इधर 1 मान लो, इधर 2 मान लो, ठीक है। तो यहाँ देखो भाई सबसे पहले तो इधर 6 से 6 काट दो। अब आप कहोगे भाई जब 6 से 6 काट तो भाई a से a भी काट दो, लेकिन ऐसा नहीं करना है, अपने को a ही तो चाहिए। तो यहाँ देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a1² अपॉन a2² बराबर 49/81। भाई ऐसा क्यों लिख दिया, क्योंकि भाई अनुपात का मतलब ही बटे होता है, ठीक है। बस क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, वर्गमूल ले लो। दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेंगे तो यहाँ देखो इससे ये कट खत्म, इससे ये खत्म, और भाई 49 का जो वर्गमूल होता है वो 7 होता है, 81 का जो वर्गमूल होता है वो 9 होता है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे अपने पास a1/a2 जो आया वो आया 7/9। बस क्या करना है, अनुपात निकालना है हमें, सॉरी आयतन निकालना है। तो आयतन देखो कैसे निकालेंगे, तो a⁻3 अनुपात a⁻3। तो a1 a2, a1 का मान कितना है भाई 7⁻3,
ठीक है, और a2 का मान कितना यानी 9 की घात 3। तो भाई 7 का क्यूब कितना होता है 343, सबको पता ही होगा। 9 का क्यूब कितना होता है भाई 729। यही आपका आंसर है, यही पूछा है भाई, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है भाई, बस ये चीज़ पता होंगे तो भाई क्वेश्चन करना इजी है, बाकी थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। टिपिकल भाई होने का ही नहीं है, जब ये बिना फॉर्मूले के भाई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ, थोड़ी 9वां तो हो गया भाई, 10वें क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आपके सिंह पर आ जाएगा। क्वेश्चन है 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 64.5 है, उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। भाई देखो चार क्रमागत संख्या दे रखी हैं, इसमें सबसे बड़ी संख्या पूछी है भाई, औसत देखे, ठीक है। देखो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, तो भाई इतना इजी है कि भाई जिसको बेसिक पता होगा ना औसत का, तो भाई उसने कर भी दिया होगा। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, एकदम अल्ट्रा मैक्स प्रो वाल लेवल का जो क्वेश्चन है ये। देखो 10वां क्वेश्चन है, इन्होंने दे रखा है कि भाई 4 क्रमागत संख्याओं का औसत 64.5 है। अब भाई यहाँ देखो क्रमागत संख्या बोली है, क्रमागत संख्या कौन सी होती है भाई, जो इस तरह से होती है 1 2 3 4 5, यानी जो सीरीज वाइज चलती है, यानी 1 2 3 4 5 वाली ये क्रमागत संख्या है। तो इन्होंने जो औसत दे रखा है वो 64.5 दे रखा है, 4 क्रमागत संख्या होगा। यहाँ देखो औसत बराबर क्या होता है भाई, औसत बराबर का मतलब ही है भाई, औसत का मतलब ही होता है भाई बीच वाला। तो यहाँ देखेंगे भाई सबसे बड़ी संख्या पूछी है, 4 संख्या दे रखी है। अगर मैं ऐसे मानूँ एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, तो हो गई भाई 4 संख्या, 1 2 3 4। अगर इसको मैं सबसे छोटी संख्या मानूं, सबसे छोटी संख्या मानूं और इसको भाई बड़ी संख्या मानूं, तो इन्होंने बड़ी संख्या पूछी है और इन 4 क्रमागत संख्याओं का जो भी औसत दे रखा है वो 64.5 दे रखा है। तो यहाँ देखो औसत का मतलब क्या होता है, बीच वाला। तो यहाँ देखें भाई इन चारों संख्याओं का बीच कौन सा होगा, ना तो ये होगा ना ये होगा, भाई यही होगा। तो इन चारों संख्याओं का जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है 64.5। अब यहाँ देखो क्रमागत बोला यानी 64.5 है ना, तो 64.5 से पहले एक संख्या 64 रही होगी और इससे पहले भाई कोई संख्या 63 रही होगी, 63 64 और भाई ये होगी 65 और ये इससे आगे वाली होगी 66, क्योंकि क्रमागत है। तो बस यही पूछा था सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भाई, सबसे बड़ी संख्या भाई 66 है, सबसे छोटी संख्या पूछे तो भाई 63 है। बस सिंपल क्वेश्चन था, इतना ही क्वेश्चन था भाई, इतना सही था। बेसिक पता होगा तो भाई आप इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। थैंक यू सो मच।